ओम साईराम एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। तो सबसे पहली बात ये कि पिछली क्लास में मैंने आपको परीक्षा देते समय जो गलतियां अनायास हो जाती हैं, हम करते नहीं हैं, हो जाती हैं। कैसे हो जाती हैं? कई बार तो याद करने में, समझने में अगर कसर रह जाती है तो वो कसर एग्जाम के टाइम पे प्रश्न पत्र को देखने के बाद संदेह के रूप में सामने आती है और हमें ये समझ नहीं आता कि कौन सा मेरा विचार सही है। इतना समय आपके पास होता नहीं है कि आप बहुत शांत मन से उसका चिंतन कर पाओ। जल्दी जल्दी में जो याद आता जाता है, जो मन में आता जाता है, हम लिखते जाते हैं। और अगर मैं आपकी साइकोलॉजी को समझ पा रही हूँ तो आप कई बार देखना कि आप ना एग्जाम देने के बाद सोचते हो कि ये लिखना चाहिए था, पता है ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो मैंने नहीं लिखा। एग्जाम के टाइम पर जो एक विचार आपके मन में आता है या हम कहें हावी होता है प्रश्न को पढ़ते से, बस वो विचार आपके मस्तिष्क को ऑक्यूपाई कर लेता है, जैसे हिप्नोटाइज कर लेता है। फिर आप वही लिखते हो जो उस विचार के संदर्भ में आपका एक क्रम बनता जाता है। दूसरा, जब तक थॉट आपको आता है तब तक आप इतना लिख चुके होते हैं कि अपनी भाषा को पुनः शब्द देना, फिर लिखना, आपको लगता है अब टाइम चला जाएगा, आप जल्दी से दूसरे आंसर पे आ जाते हैं। और इस बार का क्वेश्चन पेपर पूरी तरह से आपकी इन्हीं क्षमताओं का आकलन करने के लिए था, क्योंकि रटे रटाए प्रश्न, रटे रटाए उत्तर इस बार आपके प्रश्न पत्र में नहीं थे। जबकि सामान्यतः अब तक के विद्यार्थी जीवन काल में आप जितनी भी परीक्षाएं दे चुके हैं, करीबन 60 से लेकर 80% के बीच में जो प्रश्न पत्र होता है वो आपकी डिस्कस्ड मटेरियल के ऊपर बेस्ड होता है। 60 to 70 कहने चलो, करीबन 70% तक तो वही आता है जो बुक बेस्ड होता है। 30% और डिपेंड ऑन डिफरेंट टीचर्स, डिपेंड ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स कि कितने परसेंट हम आपको हॉट्स देते हैं। हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन आंसर हम आपको देते हैं, डिपेंड ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड टीचर्स। बट दिस टाइम we decided कि 100% paper must be based on your understanding, your IQ, ठीक है, your presence of mind। तो नेचुरली आपका जो इंटेलिजेंस है वो जो आपने प्रदर्शित किया लिखकर, उससे कई गुना अधिक है। लेकिन क्वेश्चन पेपर जब हाथ में होता है तब घड़ी की सुइयां दौड़ रही होती है और उनसे तेज दौड़ रहा होता है हमारा मस्तिष्क। ठीक है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे मुझे उम्मीद थी, निसंदेह आपने मेरी उम्मीद के मुताबिक किया, लेकिन
समय समायोजन करते हुए और अच्छा कर सकते थे। और ऑनलाइन क्लासेस, एग्जाम, असेसमेंट के दौरान मैं अपना अनुभव बता रही हूँ, मेरे सब्जेक्ट में हिंदी में जितनी भी क्लासेस को मैं पढ़ाती हूँ सबकी बात कर रही हूँ। मैंने जो महसूस किया, जितने भी बच्चे हैं लगभग आउट ऑफ 100 मान 100% बच्चों में से हम दावे के साथ कह सकते हैं कि 80% बच्चों ने काफी निभाया, ईमानदारी रखने की कोशिश की। और कुछ बच्चों ने तो बहुत ईमानदारी से ही किया। अंतर है इन दोनों बातों में। ईमानदारी से करने की कोशिश की, थोड़ा बहुत देखा, देखने के बाद उसको अपने हिसाब से लिखा, समझ आया किसने क्या किया। लेकिन बहुत से बच्चों ने इतनी ईमानदारी दिखाई है कि एक शब्द भी न किसी से पूछा, न कहीं से देखा, और समय पूरा हो गया तो एक प्रश्न भेजा ही नहीं। ईमानदारी से जितना टाइम लिमिट में हो गया था उतना ही सेंड किया। ये काफी विद्यार्थियों के लेखन से मुझे समझ आया। और जब मैंने किसी किसी को व्यक्तिगत फोन लगा के पूछा भी कि बेटा आपने 100% अच्छा किया है, आपका आधा नंबर भी हम नहीं काट सकते, लेकिन आपका एक आंसर कहाँ है, तब उत्तर मिला कि लिखने के बाद मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ कि मैंने अच्छा लिखा है इन कंपैरिजन टू माय अदर आंसर्स, और दूसरा लिखने का समय नहीं था, इसीलिए जितना हो पाया था उतना भेज दिया। तो आउट ऑफ 25 द स्टूडेंट स्कोर्ड 25, but he didn't or she didn't send the one answer. Okay, तो सैल्यूट टू द ऑनेस्टी, क्योंकि आपकी ईमानदारी से हमें ये समझ आया कि अभी अभी मुझे मेरे विषय में क्या करने की जरूरत है, किस दिशा में बच्चों को मार्गदर्शित करने की जरूरत है, ये मुझे समझ आया। तो एक्चुअली ये असेसमेंट सिर्फ आपका नहीं था, ये असेसमेंट हमारा भी था, सभी शिक्षकों का भी था कि बच्चे कहाँ कंफ्यूज हुए, बच्चों ने कहाँ चीटिंग की। और वन मोर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप नकल करते हैं तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए। मैंने एक क्वेश्चन ऐसा दिया जो आई थिंक कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहते हैं। किस आपकी क्लास में, आपकी क्लास में है? नहीं, ठीक है। कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है, समझाइए, आपके हिसाब से लिखिए क्यों, है ना। तो उसमें बच्चों ने बुक में से नकल मारी, और जब नकल करने की कोशिश की तो जहां उनको ये दिखा कि वाणी का डिक्टेटर कबीर को कहा जाता है, वहां से उन्होंने लिखना फटाफट से शुरू कर दिया, क्योंकि सोचने समझने की का समय था नहीं। वहां लिखा था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर कहा है, वे एक आलोचक, शोधकर्ता, उपन्यासकार, एक परिष्कृत लेखक थे। कौन? कबीर नहीं, जिन्होंने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है वो। तो अब हुआ क्या कि बच्चों ने फटाफट लिखा, कबीर बहुत अच्छा लिखते थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा है, वे आलोचक थे, शोधकर्ता थे, साहित्यकार थे, उपन्यासकार थे। अरे कबीर तो पढ़े लिखे ही नहीं थे, जो पढ़े लिखे ही नहीं थे वो शोधकर्ता कैसे हो गए, वो उपन्यासकार कैसे हो गए। समझ आ गया कि जल्दी से किताब के पन्ने पलटे, पाठ प्रवेश में आपको दिख गया वाणी का डिक्टेटर,
और चीटिंग स्टार्टेड। बट आपका जो क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं उन्हें आपसे क्या उम्मीदें हैं और आपके बारे में वो आपसे बेहतर जानते हैं, ये बात हमेशा याद रखना, हमेशा। फिर आप नकल के बजाय अकल का इस्तेमाल करने लगेंगे। ठीक है, एक बात तो ये कह रही है। दूसरी बात तो आप सभी ने बहुत अच्छा किया है, अदिति, ऋतु, नरेंद्र, मोहित, सुधांशु एंड काजल। बट काजल के लेखन में और अंडरस्टैंडिंग में मुझे थोड़ा सा कमी लगी, क्योंकि नए जुड़ने वाले विद्यार्थियों में सुधांशु ने फिर भी थोड़ा पहले ज्वाइन कर लिया था और काजल तो शायद एग्जाम से एक दिन पहले या मुश्किल से एक या दो ही क्लास काजल अटेंड कर पाई थी, कभी इसको लिंक नहीं मिला। Am I right, काजल? यस मैम। काजल की आवाज नहीं आ रही है। यस मैम। तो शायद कितनी क्लास अटेंड की थी बेटा, एक या दो? यस मैम। है ना? लेकिन फिर भी मेरा आपसे ये निवेदन है, आपसे ही नहीं सभी बच्चों से है बेटा, हमें आपने इस बार जो अपनी कॉपीज भेजी है ना, वो मूल प्रति तो आपने हमें दी नहीं है, मूल प्रति तो आपके पास है, यानी मेन कॉपी। जो मेन कॉपी है आपकी आंसर शीट की, वो तो आप ही के पास है, आपने तो हमें उसकी छाया प्रति भेजी है, तो मेन तो आपके पास है ना? अब एक प्रयास पता है क्या हो सकता है, बहुत अच्छा वाला। अब आप अपनी कॉपी खुद चेक करें। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि किस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए, एक एक प्रश्न का। मैंने शायद आपको पहले भी बता दिया था, अभी फिर बता देती हूँ क्या होना चाहिए। उसके बाद आप अपनी कॉपी ये समझकर चेक करना कि आप अपनी नहीं, अपने किसी प्रिय विद्यार्थी की कॉपी चेक कर रहे हैं, ऐसे विद्यार्थी की जिससे आपको बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं। आपको उसकी कॉपी ये समझकर चेक करनी है कि इसके लिखने में जो कमियां हैं मुझे निकाल के फेंकनी है, मुझे इसे सुधारना है। ये समझकर उसकी गलतियों को देखिए, परखिए, अंक दीजिए और फिर मेरे द्वारा दिए गए अंकों से उन अंकों की तुलना कीजिए। कौन अच्छा मूल्यांकन करता है, आप या मैं? तो मोहित अपनी कॉपी ये समझकर चेक नहीं करेंगे कि ये मोहित की कॉपी है, मोहित अपनी कॉपी ये समझकर चेक करेंगे कि ये एक ऐसे विद्यार्थी की कॉपी है जिसे मैं कितनी बार समझाया मैंने कि चैप्टर के आधार पर अपनी कमियां देख ले भाई, लेकिन ये समझता क्यों नहीं। अब मुझे उसकी कॉपी चेक करनी है। तो इस बार ऑनलाइन क्लासेस से ये भी फायदा हुआ है कि आपकी मेन आंसर शीट आप ही के पास है, उसमें किसी ने कोई लाल निशान नहीं लगाया है। हमेशा क्या होता था, जल्दी जल्दी से आपने जो लिखा है विद इन टाइम लिमिट वो टीचर के पास चला गया, हमने जो लाल गोले बनाए उन लाल गोलों को आपने ऐसी दृष्टि से देखा कि जबरदस्ती मेरी गलतियां निकाली गई हैं, ऐसा तो नहीं था। तो इस बार ये प्लस बात है, ये बहुत अच्छी बात है, आपकी मेहनत पर किसी ने लाल स्याही नहीं फेरी है, किसी का लाल निशान आपकी कॉपी में नहीं है। अब वो लाल पेन आप ही को प्रयोग करना है। मैं आपको आपके नंबर तब बताऊंगी जब आप अपनी कॉपी चेक कर लेंगे। अपनी कॉपी ना कहूं, अपने प्रिय विद्यार्थी की कॉपी चेक कर लेंगे। जब अदिति अपने प्रिय विद्यार्थी अदिति की कॉपी चेक कर लेगी।
आपको ये मान के चलना है ये कॉपी मेरी नहीं है, ठीक है, लेकिन प्रिय विद्यार्थी की है, ऐसे विद्यार्थी की नहीं है जिससे मुझे कोई खुंदा से जबरदस्ती काट के जाओ, ऐसा नहीं। ईमानदारी से उसका मूल्यांकन करना है। डन। तो अब आपको कोई सवाल पूछना हो पहले आप पूछो, फिर मेरे पास तो बोलने को बहुत कुछ है, पहले आप पूछो। कुछ कहना हो तो भी कह सकते हो, एक दूसरे की तारीफ भी कर सकते हो, ऐसा कोई मना नहीं है कि आप अच्छी बात नहीं कर सकते हो। एक दूसरे के बारे में कुछ कहना है तो भी कह सकते हो, मेरे बारे में कुछ कहना है तो कह सकते हो, अपने बारे में कुछ कहना है तो कह सकते हो, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। अभी आप आजाद हो जब तक मैं क्वेश्चन पेपर निकाल रही हूँ, पूछो। है कोई सवाल? अच्छा विद्यार्थी वही है जिसको खूब सवाल आते रहे मन में। नो क्वेश्चन? एक भी अच्छा विद्यार्थी नहीं? चलो, बाकी हमने आपको बता ही दिया था कि जो पहला प्रश्न है अपने कार्य के प्रति, अपने अस्तित्व के प्रति, अपने लिए ईश्वर द्वारा निर्धारित पद के प्रति निष्ठा हमें जीवन में उन्नति की ओर ले जाती है। तो अपने आप को उस जगह पर रखकर आपको मूल्यांकन करना है इस प्रश्न के उत्तर का। और यशोधर जी का जो चरित्र है, क्या उनकी वैल्यूज, क्या उनके गुणों को अपने जीवन में उतार कर आप पूर्णतः सफल हो सकते हैं? और अगर नहीं तो क्यों? और अगर हाँ तो क्यों? तो जिस बच्चे ने ये लिखा है कि यशोधर की ईमानदारी निष्ठा का पूर्णतः पालन करते हुए वर्तमान में लक्ष्यों को नहीं पाया जा सकता, वो भी 100% करेक्ट है। यदि उसने अपने कथन का उदाहरण प्रस्तुत किया है तो। और जो विद्यार्थी ये कहता है कि यशोधर बाबू के चरित्र को अपनाते हुए निसंदेह हम सफल होंगे क्योंकि, तो भी ठीक है। एक हल्का सा आपको उदाहरण दूं, आपने क्लास 10th में गिन्नी का सोना पाठ पढ़ा था, वो इस प्रश्न पर लागू होता है। आदर्शवाद और व्यवहारवाद दो अलग अलग बातें हैं। गांधी जी को प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट इसीलिए कहा जाता था कि गांधी जी ने कोरे आदर्शों का ढिंढोरा नहीं पीटा, अपने कर्म से कुछ बातों को चरितार्थ किया, ऐसा व्यवहार किया कि लोग उनके, है ना, फॉलोअर्स बने, उनका अनुकरण करने पर विवश हुए। इस आधार पे आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना और समझना है, आकलन करना है। अब तो कहेंगे लिखा तो हो गया, समझा तो हो गया, अब आपको चेक करना है इस बात को दिमाग में रख के। और कबीर का दर्शन, मीरा की भक्ति, ये हमने आपके साथ बहुत अच्छे से चर्चा कर ली थी। दोनों बातें 100% करेक्ट है। निर्गुण ईश्वर भी मोक्ष प्राप्ति का उतना ही सशक्त मार्ग है जितना सगुण ईश्वर। निर्भर करता है कि हमारी मानसिकता, हमारी आत्मा, हमारी सच्चाई कितने प्रतिशत है। सगुण को मानकर भी हम बाहर से कुछ और, अंदर से कुछ और का आचरण कर सकते हैं, और निर्गुण को मानकर भी। तो कब हम सच्चे मन से, और कई बार पता है एक और बात है, बहुत से लोग तो नास्तिक हैं,
ना सगुण को मानते हैं ना निर्गुण को मानते हैं। उनका ये कहना है ईश्वर है ही नहीं। लेकिन अपने कर्म में इतना भरोसा करते हैं, अपने कर्म के वो इतने पक्के हैं कि एक भी गलत आचरण नहीं करते। तो मेरे दृष्टिकोण से ऐसे लोगों को नास्तिक कहना ही गलत है, क्योंकि उनका जो विश्वास है, उनकी जो आस्तिकता है, वो किस में है? वो कर्म के दर्शन में है। वो अपने कर्म के माध्यम से मोक्ष को पाना चाहते हैं। यही तो चाहिए। सारे धर्म, चाहे निर्गुण या सगुण, हमें सत्कर्मों की ही सीख देते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न का उत्तर रहा। और घर की याद के आधार पर विद्यालय की याद, मैंने आपसे कहा था आप गद्य भी लिख सकते हैं, आप काव्य का भी सृजन कर सकते हैं, और आपने किया भी। बहुत अच्छा आपने कविता भी लिखी, आपने गद्य के माध्यम से भी लिखा, तो इसमें ये बहुत अच्छा है। तो आई थिंक, लेकिन जब ऋतु ऋतु का मूल्यांकन करेगी ना, तब उसे समझ में आएगा कि ऋतु ने क्या नहीं लिखा। ये हैप्पी मोमेंट तो उसने लिखे ही नहीं। तब आपको लगेगा कि ऋतु को 5 में से 5 नहीं, 4 मिलने चाहिए, या 4.5 मिलने चाहिए, या 3 मिलने चाहिए, या 2 मिलने चाहिए। आप डिसाइड करेंगे कि ऋतु को कितना और लिखना चाहिए था, या फिर क्या लिखना चाहिए था जो छूट गया। राइट, नेक्स्ट, आपको परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना है, अपना बर्थडे मनाना है। तो इसमें पता है, आई थिंक नाम नहीं लेना चाहूंगी मैं, लेकिन आप में से किसी एक या दो ने ना विषय को नहीं समझा, कुछ भी लिख दिया। जन्मदिन मनाना है, इस बात को आप भूल ही गए, आप विषय को ही तब्दील करके कुछ लिखे हो। तो जस्ट चेक योर कॉपीज। तो अब जब आप करेक्शन करेंगे तो एक बार प्रश्न को जरूर पढ़िएगा। कई बार जल्दी में हम प्रश्न पढ़ते तो हैं, समझते नहीं हैं। प्रश्न पढ़ के चेक कीजिए। एंड लास्ट वन इज महामारी कोविड-19 एक समस्या ही नहीं है, एक चुनौती है। यदि हम किसी भी संकट को मात्र समस्या मानकर डील करते हैं, उसे केवल एक आफत की दृष्टि से देखते हैं, तो हमारे होश को हम गवा बैठते हैं और हम घबरा कर उसके साथ डील करते हैं। तो घबरा कर जिस भी समस्या के साथ हम डील करेंगे, निसंदेह परिणाम नकारात्मक आएंगे। लेकिन जब हम किसी समस्या को सकारात्मक दृष्टि से देखेंगे कि ठीक है, बुरा तो है, लेकिन इससे कैसे बचा जा सकता है, और अगर संकट में आ भी गए, गिरफ्त में आ भी गए, तो चंगुल से बाहर निकलने का क्या समाधान है। अगर आपको एक कहानी याद होगी, अभिमन्यु की कहानी याद है? अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदन का ज्ञान कहाँ लिया था? कहाँ लिया? माँ के गर्भ में। राइट, असल जिंदगी में आने पर भी नहीं। जब वो माँ के गर्भ में थे, तब उन्होंने पिताजी के माध्यम से जब वार्तालाप अपनी पत्नी से कर रहे थे, अभिमन्यु की माँ से, तब उन्होंने सुना। लेकिन आखिरी जो भेदन था, आखिरी जो स्टेप था, तब तक माँ की नींद लग गई और बच्चा भी सुषुप्त अवस्था में आ गया, तो वो आखिरी नहीं सुन पाए थे। लेकिन
गर्भावस्था में सुने हुए ज्ञान का भी उन्होंने प्रयोग किया था। असल जिंदगी में तो हमने न जाने कितनी कहानियां, कितने मोटिवेशनल वीडियोस देखे हैं। आपने एक फूल की चाह पढ़ा चैप्टर, ठीक है, और अच्छा पहलवान की ढोलक तो शायद 12th में है आपके नहीं है। ऐसे और लाइव जिंदगी में भी हमने ऐसे बहुत से उदाहरण देखे हैं कि बिल्कुल एक आपने वो चैप्टर पढ़ा था, अगर मुझे याद आ रहा है, मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय, धर्मवीर भारती जी का हार्ट कितने % फेल हो चुका था? किसी को याद हो तो? 60%, 90%, शायद 90%। डॉक्टर ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन लेखक ने क्या कहा? मुझे मेरी पुस्तकों वाले कमरे में रख दिया जाए, वहां से मुझे जीवन शक्ति मिलती है। किताबों के जो रचनाकार हैं वो मेरे जीवन का संबल है, जबकि वो तो जीवित ही नहीं है, वो तो दुनिया में है ही नहीं। तो मृत साहित्यकारों ने उन्हें संजीवनी प्रदान की और भारती जी बिल्कुल ठीक हो गए, रिवाइव कर गया उनका हार्ट। तो इतनी परेशानी में भी, इतने संकट में भी जब कोई अपनी जिजीविषा यानी जीने की इच्छा को धारण कर सकता है, तो आज इस दौर में हम कोविड-19 को चुनौती के रूप में लें तो हम क्या करें? समाज को आप क्या बताना चाहते हो? आपके आसपास के लोग, आपके परिचित, आपको सुनने वाले, आपको समझने वाले लोग क्या करें? Just try to give a positive solution. Okay? और इस सब को दिमाग में रखते हुए चेक योर कॉपीज योरसेल्फ। और अगली क्लास में आप मुझे अपने अपने प्रिय विद्यार्थी के नंबर बताएंगे। आपने अपने प्रिय विद्यार्थी को कितने नंबर दिए, फिर आप मुझसे आपके नंबर पाएंगे। ठीक है, अभी अगली क्लास में भी हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ आपको पढ़ेंगे और आप अपने आप को पढ़ेंगे। तो यार डन, मुझे आपको पढ़ना है और आपको अपने आप को पढ़ना है। यदि किसी ने अपने आप को पढ़ लिया तो फिर कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं बचती। तो जब आप अपने आप को सही से पढ़ लोगे ना, तो सही मायने में मैं खुद को पढ़ पाऊंगी जब कि मुझे अब क्या करना है और क्या अच्छे से अच्छे कदम उठाने हैं जिससे आपको और आनंद आए और अच्छे से हिंदी समझ में आए। ठीक है, ओके, चलो शांति पाठ करते हैं। शांति शांति शांति। साई राम, गॉड ब्लेस यू ऑल। बेटा कुछ पूछना तो नहीं किसी को भी? एनी क्वेश्चन? नो? ठीक है, ओके, यू मे लीव द क्लास। साई राम टू ऑल।